हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायर एजुकेटर्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने परिवार इंस्पायर एजुकेटर्स एंड ज्योग्राफी स्पेशल प्रोग्राम के अंतर्गत। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग ज्योग्राफी स्पेशल प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का डिस्कशन कर रहे हैं और उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का सेशन भी हमारा ज्योग्राफी स्पेशल प्रोग्राम से ही संबंधित है, जो विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। और आज का सेशन जो हमारा मुख्य रूप से आधारित है या मुख्य रूप से संबंधित है, वो संबंधित है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसका पहला सेशन या पहला एक पार्ट पहले भी अपलोड हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उस पार्ट को या उस सेक्शन को देख लिया होगा। तो उसी का आज सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन, लोकेशन एंड स्टैंड के बारे में बात करने वाले हैं। लोकेशन और स्टैंड के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था और उसके साथ साथ कुछ सामान्य जानकारी भी आपको प्रदान की गई थी। अगर वो सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी तो फिर उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है या इंडिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आज का मुख्य रूप से टॉपिक में उसी से संबंधित है। जो पिछला पार्ट था उसी का ये कह सकते हैं कि एडिंग कह सकते हैं कि आपका सेशन होने वाला है और इसमें हम लोग भारत के संदर्भ में या भारत के सामान्य जानकारी के संदर्भ में कुछ और चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग ज्योग्राफी स्पेशल प्रोग्राम जो कि आपको इंस्पायर एजुकेटर से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ जाके जुड़ जाइए या फिर हमारे यूट्यूब चैनल तुषार आर्या जोन उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जहाँ पर आपको समय समय पर इम्पोर्टेंट जानकारियाँ प्रदान की जाती रहेंगी या शेयर कर दी जाएंगी। तो भारत के बारे में आप लोग परिचित हैं। भारत के बारे में कल भी आपको दिखाया गया था, भारत का लोकेशन भी आपको बता दिया गया था, एक्सटेंट भी बता दिया गया था। तो अगर भारत के संदर्भ में कुछ और बातें हम लोग डिस्कस करना चाहें तो भारत का मैप तो यहाँ भी दिख रहा है, तो आप देख ही सकते हैं। और बहुत सारे जनरल जानकारी आपको पिछले क्लास में प्रोवाइड करा दी गई थी। जो बच्चे आज की क्लास में जुड़े हैं, पिछले क्लास में नहीं थे, वो बच्चे पिछले वीडियो को देख ले, ताकि सामान्य जानकारी जो इस क्लास से संबंधित है वो भी आपका पूर्ण हो जाए, ताकि हम इस पर आगे बढ़ सके। अब जो हमको शुरू करना है यहाँ से, वो मुख्य रूप से हमको शुरू करना है, कह सकते हैं कि तटीय क्षेत्र के बारे में और उसके साथ साथ राज्य के बारे में, इसके विस्तार के बारे में, अक्षांशीय विस्तार या देशांतरी विस्तार के बारे में, भारत के इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। और भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है या एरिया है, ये भी आप लोगों ने देखा था कि भारत का टोटल एरिया लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर ना, ये टोटल एरिया है। और अगर एरिया के आधार पर हम देखें तो पूरे विश्व में, एरिया के आधार पर देखें तो पूरे विश्व में भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वर्ल्ड मैप में भी आपने भारत की स्थिति देखी थी पिछले मैप में, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे वो उसको देख लें, तो वहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप में या पूरे वर्ल्ड में भारत की स्थिति समझ में आ जाएगी। और भारत विश्व का एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ये सबसे पहला पॉइंट है नोट करने लायक। जो चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं और जो हम बोल रहे हैं वो आप लोग नोट करते रहेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब बात यह आता है कि इससे बड़े देश कौन कौन से। अगर आप सबसे बड़े देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश आपको पता है रसिया, यानी कि रूस। रूस के नाम से आप उसको जानते हैं। रूस के बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे फिर आता है आपका कनाडा, जो आपका उत्तरी अमेरिका का देश है। कनाडा के बाद अगर हम बात करें, रसिया हो गया, कनाडा हो गया, कनाडा के बाद फिर चाइना। चाइना की बात करते हैं तो चाइना आपका एशिया महाद्वीप का है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। चाइना के अलावा आपका फिर उत्तरी अमेरिका का ही एक और सबसे बड़ा देश है, जिसको आप लोग कहते हैं यूएसए या अमेरिका के नाम से जानते हैं, संयुक्त अरब अमेरिका के नाम से ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पांचवें देश की बात करें तो पांचवा देश जो यहाँ पर आपका आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर आपका आता है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील।
तो ऑस्ट्रेलिया को आप लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में है। और छठवां जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील, जो साउथ अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में। और ब्राजील के बाद फिर 7वां नंबर आपका आता है इंडिया का। क्षेत्रफल की दृष्टि से कह सकते हैं ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, आपका प्यारा भारत या सुंदर इंडिया। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो अगर पूरे विश्व के क्षेत्रफल अगर हम कहें तो पूरे विश्व का लगभग 2.4% एरिया भारत के अंतर्गत आता है। यानी जो ये आपने क्षेत्रफल लिखा है 32,87,263 किलोमीटर, यह पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल अगर उसको हम 100% मान लें तो उसका 2.4% एरिया भारत के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये तो क्योंकि एरिया और स्टैंड की हम लोग मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा चीज़ें जरूरी है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो थोड़ा सा पॉपुलेशन के बारे में वैसे हम लोग अलग से पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन या जनसंख्या की दृष्टि से भारत वर्तमान समय में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लार्जेस्ट कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, ये भी आपको पता है। इससे बड़ा जो इकलौता देश है उसके बारे में आपको जानकारी होगी, चाइना या चीन। तो जो 2011 की जनगणना है उस आधार पर अगर हम देखें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन कुछ रॉ सोर्सेस के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में इन प्रेजेंट टाइम भारत की जनसंख्या चाइना से अधिक हो गई है। लेकिन क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है तो इसलिए अभी हम यही मानेंगे कि भारत की जनसंख्या चाइना से कम है और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन या जनसंख्या के आधार पर। ठीक। और अगर हम भारत के संपूर्ण जनसंख्या की बात करें या विश्व के संपूर्ण जनसंख्या की बात करें तो विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत से बड़े बहुत सारे ऐसे देश हैं, आप देख रहे हैं, रसिया, कनाडा और उसके बाद यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, केवल चाइना को छोड़कर बाकी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत से छोटे हैं। अर्थात भारत में जनसंख्या अधिक निवास करती है और उसके कई सारे कारण हैं। उसमें मुख्य रूप से भारत की भौगोलिक बनावट और भारत में उपलब्ध जो खाद्य संसाधन है या रिसोर्सेस हैं, इन सब, और भारत का मानसूनी जलवायु, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से भारत की जनसंख्या अन्य देशों की तुलना में अधिक है। बहुत सारे तो ऐसे बड़े देश हैं, यूएसए या हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्राजील मतलब भारत से तो बड़ा ही है ना। ठीक है, ठीक है। 17.5% जनसंख्या हो गई आपकी किसकी? भारत की। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगर इस इंफॉर्मेशन को भी आप ऐड कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब अगर आगे हम बढ़े तो कुछ और बातें हम लोग शेयर करते हैं या फिर चर्चा करते हैं, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। जैसे कि आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन भी देख रहे होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेक्शन में आप लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ रहे हैं। और अक्षांश और देशांतर की बात करें तो हमने उस वहां पर एक अक्षांश आपको बताया था, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा, इसका एक स्पेसिफिक नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा या इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भारत के कौन कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के कौन कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और अगर मध्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा आपको पता है कि पूरब से पश्चिम खींची जाती है, तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस एरिया से होकर कर्क रेखा जाती है। ठीक है। और अगर आपने मैप रीडिंग अच्छे से सीख ली है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन से राज्य यहाँ पर पड़ने वाले हैं, कौन कौन से राज्य यहाँ पर पड़ने वाले
है जो कर्क रेखा जहाँ से होके गुजरती है। हालांकि इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी है, या बहुत सारे ट्रिक हैं, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका होता है कंसेप्ट क्लियर होना। मैप रीडिंग अच्छे से करिए। मैप रीडिंग अगर आपने अच्छे से किया है, मैप आपको सही तरीके से आपको समझ में आ गया। हालांकि मैप रीडिंग के बारे में भी हम लोग एक क्लास 2-3 क्लास लेंगे कि आप मैप को कैसे पढ़ सकते हैं या मैप को कैसे देख सकते हैं, ग्लोब को कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से मैप की मदद से आप तथ्यों को याद कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस भी आगे चल के होने वाली हैं। ठीक है, फिलहाल अभी तो शुरुआत है, तो धैर्य पूर्वक बने रहिए और देखते रहिए। ठीक, अगर हम ट्रिक की बात कर रहे थे अगर याद करने की, तो फिर अगर आपको मैप वगैरह देखने नहीं आता, आप जनरली ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं है, बस जीएस के तौर पर इंतजार याद करना चाह रहे हैं, तो एक बहुत ही प्रचलित ट्रिक है जिसको आप लोग कहते हैं मगरमच्छ का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा ना। किसका नाम, किसका नाम बोल रहे हैं? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं। तो अगर हम मगरमच्छ लिख दें तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मगरमच्छ क्या होता है ना, जब आपको पाएगा ना तो आपकी तरफ झपटेगा ना, आपको खाने के लिए। तो अगर हम इस सेंटेंस को पूरा कर दें, मगरमच्छ झपटा, तो यहाँ से आप देखेंगे कि भारत के जो राज्य 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। मतलब ये वे 8 राज्य होंगे जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर एम से बात करें तो एम से आप सबसे पहले लिख सकते हैं मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश, या इसको आप बोल सकते हैं एमपी। जी से आप लिख सकते हैं गुजरात। राज्य के नाम तो याद ही होने चाहिए, तभी ट्रिक वगैरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान। आर से क्या हो गया? राजस्थान। एम से क्या हो गया? मध्य प्रदेश तो हो गया, तो एक और आपका स्टेट है मिजोरम, जो आपका पूर्वी भारत में पड़ता है। 600 हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। और झ से आपका हो गया झारखंड। और पी से हो गया आपका पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। और टी से या ट से आपका हो जाता है त्रिपुरा का, त्रिपुरा। तो ये वो 8 राज्य हैं जिनसे होकर भारत से आप कह सकते हैं कि कर्क रेखा गुजरती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब अभी तो बेसिक चीज़ें हैं ज्योग्राफी की ना, लेकिन इसको आप याद रखेंगे या इसको आप जानते रहेंगे। अगर इसी चीज़ को अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, और उसे भी ठीक से आपको याद ही हो जाएगा, मगरमच्छ झपटा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़े तो अगर हम इस मैप में देखें ये राज्य कहाँ है। मैप अगर आपको कर्क रेखा बीच से गुजरती है, और जैसा कि मैंने खींचा है, यहाँ से अगर कर्क रेखा गुजर रही है मध्य से होके, तो कौन कौन से राज्य आएंगे या कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इधर का जो स्टेट है यही तो आपका गुजरात है। ये क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद ये आपका राजस्थान, यहाँ से थोड़ा सा एरिया राजस्थान का पड़ता है, ये आपका हो गया राजस्थान। और उसके बाद ये आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद इधर आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ से ये छत्तीसगढ़ को टच करता है। और छत्तीसगढ़ के बाद ये आपका झारखंड। झारखंड के बाद ये आपका वेस्ट बंगाल। और ये आपका जो त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्य ऐसे हैं जो जहां से कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। इसको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इसके अलावा एक चीज और, एक रेखा के बारे में और आपसे पूछा जाता है, और वो रेखा है आपका मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो क्या है? हमने इसको भी लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड में आपको बताया, 82 सही 1/2 डिग्री। 82 सही 1/2 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वह भारत का मानक समय रेखा है। ये भी एक देशांतर ही होता है, लेकिन भारत का
टाइम जो होता है, क्योंकि भारत का विस्तार आप देखेंगे पूरब से पश्चिम काफ़ी अधिक है ना। तो अगर हम यहाँ का टाइम और यहाँ का लगभग 20 से 21 देशांतरों का अंतर है, और एक देशांतर का अंतर होने पे आपको बताया गया था कि 4 मिनट का अंतर हो जाता है। समय में कितने मिनट का अंतर हो जाता है? 4 मिनट का अंतर, अगर एक देशांतर आप पार करते हैं तो जैसे जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे 4 मिनट समय आगे आगे होता जाएगा। तो पता चला गुजरात में अगर कोई टाइम लाइन अगर आप फिक्स नहीं करते हैं, पता चला गुजरात में 5 बज रहा है और 20-22 देशांतर का अंतर है, मतलब कि आप समझ सकते हैं 5 चौक 20 ना, 20 देशांतर मतलब 20 चौक 80, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में आगे हो जाएगा। वहाँ 5 बज रहा है तो यहाँ 6:30 बज जाएगा। तो एक ही देश में अलग अलग टाइम, ये अच्छा नहीं है। हालांकि इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बकायदा बात किए हैं और उसके बारे में आपको समझाया गया है ना, या हम लोग सीखे हैं, सब लोग साथ में मिलकर सीखे हैं। तो इसके बाद इसलिए वहाँ इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब ये जो लाइन है 82.5 डिग्री, यही हमारा मानक समय अक्षांश, यानी 82.5 डिग्री पे जो समय होता है वही पूरे भारत में माना जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो 82.5 डिग्री लाइन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह भारत के किन किन राज्यों से होके जाता है? यह भारत के किन किन राज्यों से होके जाता है? तो अगर आपको इसको याद रखना है कि 82.5 डिग्री जो देशांतर है यह भारत के किन किन राज्यों से होके जाता है, तब फिर इसके लिए भी आपके पास एक छोटा सा शब्द हम आपको दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा, मौको मौको ना, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग मौका मौका करते हैं ना। हाँ, तो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस शब्द को अगर आपके ध्यान में है मौको ना, तो फिर आसानी से पता कर सकते हैं कि टोटल 5 राज्य हैं जहां से होकर 82.5 डिग्री अच्छा सॉरी देशांतर रेखा या पूर्वी देशांतर रेखा भारत से होके गुजरती है, या फिर कह सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, मानक समय रेखा जो है वो होके गुजरती है। अगर हम इन शब्दों को थोड़ा सा, अब कैसे इससे याद रखेंगे कौन से वे 5 राज्य हैं, इनको अगर हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले आप पाएंगे कि एम से जो होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको फिर से विस्तार कर लेते हैं। एम हो गया, ए हो गया, यू हो गया, सी हो गया और ओ हो गया। एम से बात करें तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात करते हैं, ए से आपका आता है आंध्र प्रदेश, अभी इस लाइन को भी हम आपको दिखा रहे हैं मैप पर। और उसके बाद यू से बात करें तो यू से आपका अपना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बात की करते हैं तो सी से आपका हो गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद बात करें तो उड़ीसा, ठीक है। तो अगर इस लाइन को आप मैप पे देखें तो ये आपका यूपी है, ये आपका है एमपी, ये आपका है छत्तीसगढ़, और ये आपका है आंध्र प्रदेश। टोटल कितने हो गए? ये आपका हो गया मध्य मतलब उत्तर प्रदेश, और उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश भी आपको मिल जाएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ भी हो गया, और आपका यहाँ पर ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, ये उड़ीसा उड़ीसा है आपका, ये उड़ीसा का यहाँ कोने से होके गुजरता है ना। तो अगर हम लाइन को ड्रॉ करना चाहें तो आप सीधे यहाँ से लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ उड़ीसा का हल्का सा टच होता है, और फिर ये जाता है यहाँ पर एमपी को थोड़ा सा टच करता है, फिर यूपी से होके निकल जाता है। ये जो लाइन है ये आपकी 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये क्षेत्र है जहां से आप कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत से होकर गुजरती है, और ये 5 राज्य है। अगर आप देखें तो इसमें से छत्तीसगढ़ वह कामन राज्य है जहां से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है, और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भी होकर गुजरती है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी होकर गुजरती है। इसके संदर्भ में कई बार स्पेशल चीजें भी पूछी जाती हैं। अगर आप खासकर यूपी के हैं तो ये आपका, अगर आप देखें तो इलाहाबाद, यूपी के कुछ आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर,
इलाहाबाद, मिर्जापुर, इन सब स्थानों से होके गुजरती है उत्तर प्रदेश में। कौन? मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी थे भारत के संदर्भ में जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई। अब इसके अलावा भारत के संदर्भ में कुछ और चीजें हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और वो क्या है कि कुछ आपके जलीय क्षेत्र हैं या द्वीपीय क्षेत्र हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत के दो स्थलीय भाग के बीच में जल है, जिसको आप लोग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं जो इन पूरा कह सकते हैं पूर्वी तटीय क्षेत्र पर और पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर, और उसके साथ अंडमान निकोबार द्वीप को आप जानते ही हैं, लक्षद्वीप को आप लोग जानते हैं। इन सारे द्वीपों के क्षेत्र में भाई महासागरीय क्षेत्र है ही, तो उनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, और उन नामों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेना आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ सीख लिया, कर्क रेखा, और कर्क रेखा के साथ साथ मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब जो जल अंतराल है आपके प्रमुख, भारत की केवल बात करेंगे यहाँ पर, भारत के संदर्भ में जो जल अंतराल है ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं और अक्सर एग्जाम में आता रहता है। विभिन्न प्रकार के जो कम्पिटेटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जब आप पेपर देते हैं जिसमें जीएस के रूप में आप भूगोल या ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो भारत के जो प्रमुख जल अंतराल है उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव तो मान लीजिए कि भाई मिनिकॉय अपना है, मालदीव दूसरा देश है ना। मिनिकॉय आपका लक्षद्वीप का एक द्वीप है ना। तो अगर हम उसके बारे में देखें तो इसमें शायद लक्षद्वीप का इस मैप में है नहीं, इसके पहले वाले में भी नहीं था। अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। इसमें आप देखिए यहाँ पर इसके नीचे ये लक्षद्वीप है, इसके नीचे आपका पड़ता है, इसके नीचे आपका पड़ता है क्या? मालदीव। और ये जो सबसे कह सकते हैं कि लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वो मिनिकॉय है। सबसे दक्षिण में लक्षद्वीप के स्थित जो द्वीप है वो कौन सा है? मिनिकॉय है। और उसके नीचे आपका पड़ता है मालदीव। तो अगर हम देखें तो जो आपका यहाँ पर मान लीजिए आपका अगर आपका मालदीव है, यहाँ पर मिनिकॉय है, तो इसके बीच का जो जगह है इसको 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, 8 डिग्री चैनल के नाम से। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए हर जगह बार बार दिखाना, इसको आप लोग मैप ले लीजिए, मैंने पहली बार बार बोला है, मैप ले लीजिए और वहां पर आप लोग उसको खोजिए, देखिए कहाँ पर ये मौजूद है। सारी चीजें मैप में इंगित है, सारी चीजें मैप में लिखी गई। तो अगर 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान एक अलग द्वीप है, निकोबार एक अलग द्वीप समूह, दोनों के मध्य का जो कह सकते हैं जलीय क्षेत्र है वो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आप सीधा सीधा ऐसा भी बोलते हैं, मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, अंडमान व निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच, अंडमान में भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं जिसमें एक साउथ अंडमान है, एक लघु अंडमान है। उनके बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग डक्कन पास बोलते हैं, दक्कन पास बोलते हैं। उसके बाद कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार का एक द्वीप है। और उसके बाद कोको द्वीप से लगा हुआ आपका अंडमान द्वीप है। तो कोको द्वीप और अंडमान द्वीप के बीच का जो जगह है उसको हम लोग कोको स्टेट के नाम से जानते हैं। पाक खाड़ी तो आप लोग कई बार सुने होंगे या पाक स्टेट के बारे में, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, भारत के नीचे सबसे कह सकते हैं कि जो आपका दक्षिणी राज्य है वो तमिलनाडु है और उसी के नीचे श्रीलंका लटका हुआ है। तो दोनों के बीच में जहाँ पर राम सेतु है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाक खाड़ी। क्या बोलते हैं? पाक खाड़ी। दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में मन्नार की खाड़ी है, एक साइड पाक खाड़ी, दूसरे साइड उसी के नीचे मन्नार की खाड़ी। उसके बाद लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में लक्षद्वीप सागर है, लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में लक्षद्वीप सागर है। यानी जो लक्षद्वीप आपका द्वीप समूह है
और उसके बाद जो भारत का मुख्य भूमि है मालाबार तट, उनके बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग लक्षद्वीप सागर बोलते हैं, जो अरब सागर का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? अरब सागर का ही पार्ट है। ठीक है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो खंभात की खाड़ी की बात करें तो यह पूर्वी गुजरात में पाया जाता है। नर्मदा और ताप्ती का मुहाना जहाँ पर है उसे हम लोग खंभात की खाड़ी बोलते हैं। अगर इसको आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखते हैं नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है और ये पूर्वी गुजरात का एरिया है ना। तो ये जो एरिया है आप कह सकते हैं ये वाला एरिया यही खंभात की खाड़ी है। यही क्या है? खंभात की खाड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें खंभात की खाड़ी के बाद फिर आपका आता है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। कहाँ पर है? पश्चिमी गुजरात में, यानी ये है आपकी कच्छ की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी है। ठीक है। और ये खंभात की खाड़ी है, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान से मैप में पढ़ते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। पंबन द्वीप की बात करते हैं अगर हम, पंबन द्वीप रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय प्रायद्वीप व श्रीलंका के मध्य स्थित है ना। जो राम सेतु आपका है, राम सेतु ना, वहीं पर आपका, उसी को आप कह सकते हैं पंबन द्वीप भी बोलते हैं। जगह जगह पर वो सेतु आपको दिखाई देता है। तो रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी, इसीलिए इसको रामेश्वरम द्वीप भी बोलते हैं भगवान राम के नाम पर। और यह भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका के मध्य में है। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा तो बहुत ही प्रचलित नाम है ना। यह आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पे है जहाँ से आपका कह सकते हैं कि उपग्रह वगैरह का प्रक्षेपण भी होता है। यहाँ से वैज्ञानिक अपना उपग्रह या सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं ना। तो ये आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर है ना। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही छोड़ा जाता है ना, तो उसके लिए तो होगा ही। उसके बाद एलिफेंटा द्वीप की बात करें तो एलिफेंटा गुफा मुंबई में पाया जाता है। तो मुंबई के तटीय किनारे पर एलिफेंटा द्वीप भी है। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एलिफेंटा द्वीप। सालसेट द्वीप की बात करें तो ये भी मुंबई के तटीय क्षेत्र में है। भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र का जो आप कह सकते हैं कि महासागरीय तट है, वहां पर सालसेट द्वीप भी पाया जाता है और उसी सालसेट द्वीप पर आपका मुंबई बसा हुआ है। मुंबई जो बसा हुआ है वो द्वीप पर ही बसा हुआ है। मुंबई और ठाणे जैसे प्रमुख नगर महाराष्ट्र के जो कह सकते हैं कि प्रमुख औद्योगिक नगर है वो सालसेट द्वीप पर ही है। कौन से द्वीप पर? सालसेट द्वीप। राम सेतु से आप लोग परिचित ही हो गए ना। पंबन द्वीप का जो अंतिम छोर है उसे हम लोग राम सेतु कहते हैं। बैरन द्वीप के बारे में बात करें तो बैरन द्वीप जो है यह अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ का एक प्रमुख द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। और बैरन द्वीप इसलिए मौजूद है कि यहाँ पर भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पाया जाता है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पाया जाता है वल्केनो, बैरन द्वीप पर। बैरन ज्वालामुखी के नाम से उसको जानते भी हैं। ठीक है। तो सारी चीजें हैं, ये सब आप नोट करते रहिए, नहीं तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, घबराने का आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सुनते रहिए। और इसको दिमाग में अगर एक दो बार सुने रहेंगे तो सारी चीजें आपके यहाँ निकाल लेंगी। बस मैप में चीजों को देखते रहिएगा। ठीक है। और उसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन आपको लिखित रूप में प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए कुछ और बचे हुए हैं, कोरी क्रीक और सर क्रीक। कोरी क्रीक की बात करें तो यह एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है, जो दलदली भूमि है और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्माण करती है। यानी कि जो गुजरात से पाकिस्तान की सीमा लगती है, गुजरात से पाकिस्तान की सीमा लगती है, उस तटीय क्षेत्र पर या सीमा क्षेत्र पर कोरी क्रीक पाया जाता है। दलदली क्षेत्र जो है उसको कोरी क्रीक बोलते हैं। उसी तरीके से सर क्रीक भी है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। कच्छ का रन अभी आपने देखा कहाँ है ना, गुजरात का कह सकते हैं कि आप पश्चिमी भाग है, गुजरात का पश्चिमी भाग है। और लगभग 96 किलोमीटर लंबा दलदलीय क्षेत्र है यह सर क्रीक। 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है आपका सर क्रीक ना। ऐसा भी बोला जाता है कि सर क्रीक जो है वो भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है।
सबसे पश्चिमी पॉइंट है सर क्रीक, जहाँ गौहर माता है ना। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल वर्तमान समय में इस क्षेत्र पर किसका अधिकार है? भारत का। किसका अधिकार है? भारत का। भारत का मतलब हमारा, भारत का मतलब हमारा। उसके बाद अगर नेक्स्ट द्वीप की बात करें तो बूचर द्वीप मुंबई तट के समीप स्थित जवाहर द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। जवाहर द्वीप का नाम आप कई बार सुने होंगे। तो मुंबई तट पर कई सारे द्वीप हैं, सालसेट द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप है, और उसके साथ साथ बूचर द्वीप भी है जिसको हम लोग जवाहर द्वीप कहते हैं। ठीक है। सागर द्वीप की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण द्वीप है। वेस्ट बंगाल के तटीय इलाके में, जहां पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से भी आप लोग परिचित होंगे। थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, तो बार बार तो ये चीजें आने वाली है ही। अब जैसे ये जो है आपका, ये पश्चिम बंगाल है, ये क्या है? ये आपका यही तो वेस्ट बंगाल है ना भाई भारत का, और ये आपका बांग्लादेश है, और ये आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये एरिया क्या पड़ता है? सब महासागर है, हिंद महासागर का क्षेत्र है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और इसे अरब सागर कहते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप के पास वाले को लक्षद्वीप सागर बोलते हैं। तो स्थानीय नाम से उसको अलग अलग नाम पड़ गए। तो बंगाल की खाड़ी में इस किनारे पर यहाँ पर आपका द्वीप, कौन सा द्वीप है? किस द्वीप के बारे में बात कर रहे थे हम लोग? सागर द्वीप के बारे में। कौन से द्वीप के बारे में? सागर द्वीप के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोको द्वीप, कोको द्वीप भी अरब सागर में है। यह कर्नाटक तट के पास अवस्थित है, और सेंट मेरी द्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं। कोको द्वीप को हम लोग सेंट मेरी द्वीप के नाम से भी जानते हैं, या सेंट मेरी नाम से भी कोको द्वीप प्रसिद्ध है। और लास्ट में आपका आता है कलाम द्वीप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो उड़ीसा के तट पर पाया जाता है। उड़ीसा के सागरी तट के किनारे पर आपका कलाम द्वीप है। उड़ीसा जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत के पूर्वी तट पर है ना। तो उड़ीसा द्वीप पर कलाम द्वीप है, जिसे हम लोग व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हीलर द्वीप कहते हैं। और यहाँ से मुख्य रूप से मिसाइल का प्रक्षेपण होता है। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ही इसका नाम कलाम द्वीप पड़ा ना। तो यहाँ से मिसाइल का प्रक्षेपण होता है। और अगर आप सैटेलाइट की बात करते हैं तो सैटेलाइट का प्रक्षेपण कहाँ से होता है? श्रीहरिकोटा से, जो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में है। ठीक है। और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में है कलाम द्वीप, जहाँ पर आपका मिसाइल का प्रक्षेपण होता है। तो ये आपके हो गए भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ रूप में मिल जाएंगे, और हो सके तो आप इसको नोट करते रहिए और ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। और इसी के साथ आपका आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। और भारत के संदर्भ में लगभग सभी छोटी से लेके बड़ी जानकारी यहाँ पे समाप्त होती, सामान्य जानकारी, जनरल इंट्रोडक्शन की। और अभी तुमको पूरा भारत का भूगोल पढ़ना ही है। और जो चीज़ें छूटी होंगी, अब भारत का भूगोल जब हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे तो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी उसको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। और कोर्स खत्म होते होते हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी चीज़ भारत के संदर्भ में छूटी नहीं रहेगी, और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो ज्योग्राफी से आपके एग्जाम में आए, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आए और आप कर न पाए, अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो। ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जल्द ही मिलेंगे अपने नए सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। सबसे ज़रूरी बात है पढ़ते रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गर्मी बहुत पड़ रही है। ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।